हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी इनसाइट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने पॉलिटी का टेस्ट स्टार्ट किया था। कल हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी 50 क्वेश्चंस करके इस एक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से देखो, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर। इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लीटली सिमिलर टू द ब्रिटिश मोडल। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होती है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, गलत हो गई है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको लोकसभा की मेजोरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और हाँ, इंडिया का बिल्कुल भी सिमिलर मॉडल नहीं करता, नो डाउट कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ब्रिटिश में क्या, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन हमारे इंडिया में हमारा वी द पीपल, हम सुप्रीम है। ठीक है, तो हमारा ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। With reference to the Mandal Commission, consider the following statement. It was the first backward classes commission to determine the criteria in identifying the social and educational backward classes in India. The Supreme Court validated the Government of India order on the recommendation of Mandal Commission and Indira Sahni के। तो ये देखो, ये पहला बैकवर्ड कमीशन नहीं था जिसने आइडेंटिफाई किया था। पहला जो बैकवर्ड कमीशन था वो काका कालेकार कमीशन था। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। दूसरी बात ये है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, इंदिरा साहनी केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा साहनी केस में यही था कि रिजर्वेशन की बात हुई थी, कैरी फॉरवर्ड रूल की। हाँ, अगर आपके मतलब कि 50% से कम कभी भी ना, मतलब कि जो रिजर्व सीट्स होती है ना, वो 50% से लेस ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं। With respect to the Council of Ministers, consider the following statement. A person who is not a member of Parliament cannot become a minister. No Parliament can openly criticize any decision of the government. Prime Minister chairs the cabinet committee. देखो भाई, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 6 महीने तक अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी मिनिस्टर अब गवर्नमेंट के डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, देखो ये बात सही है, लेकिन अगर इसमें यही आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द कैबिनेट मीटिंग, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी 8 कैबिनेट कमेटी है, उसमें से 2 कैबिनेट कमेटीज हैं जिसको पार्लियामेंट चेयर नहीं करता। ठीक है, तब वो क्या होता है, तब वो गलत हो जाता है। लेकिन फिलहाल सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Consider the following statement about the President of India. The President is elected indirectly by the members of Parliament and the members of Legislative Assembly. All international treaties and agreements are made in the name of President. The Constitution mandates the President to exercise his powers only on the advice of Council Minister. देखो, प्रेसिडेंट को इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, लेकिन बाय ऑल द मेंबर्स ही है ना, बाय इलेक्टेड मेंबर्स। सिर्फ जो प्रेसिडेंट को जो वोट देते हैं वो इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए होते हैं, जबकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में तो नोट वो भी होते हैं, नॉमिनेटेड एमपी भी होते हैं, तो वो तो नहीं होते ना। तो इस वजह से ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक प्रेसिडेंट जो भी अपनी पावर करता है ना, वो किसकी एडवाइस पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। सो 2 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रैफिकिंग इन द पर्सन 2019 report, consider the following statement. It is released by the International Labour Organization. The Palermo Protocol is an international framework to tackle trafficking. तो भाई देखो, इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। देखो, जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कौन यूज़ करता है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। हाँ, पैलेर्मो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो टैकल करता है ट्रैफिकिंग को। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा. Rajya is never fully dissolved. Rajya Sabha members are elected by the elected members of the state legislative assembly. The number of the members to be elected from each state for the Rajya Sabha has been fixed by the 4th schedule of the constitution. देखो, तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। और राज्यसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, बिल्कुल सही है। जो 4th शेड्यूल में ही राज्यसभा का वो दे रखा है कि किस स्टेट से कितनी सीट सिलेक्ट होंगी। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
विद रेफरेंस टू द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस। नो, हर किसी केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल केस में भी, सिविल मैटर्स में भी, क्रिमिनल केसेस में भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सो ओनली फॉर क्रिमिनल केस की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी हाई कोर्ट के अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने की इतनी ईजी नहीं है, पहले उनको स्पेशल मेजोरिटी से उनका रिजोल्यूशन आता है, फिर उसको मतलब क्या करते हैं हम पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट होता है, नो डाउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मतलब पार्लियामेंट की सहमति की वजह से। तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी हम पढ़ लेते हैं, देखो एक सेकेंड, देखो जज कैन बी रिमूव ओनली बाय रिमूवल मोशन पास सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट। इट हैज़ नेवर हैपन, हाउएवर हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज किसी को भी आज तक रिमूव नहीं किया हुआ है। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली सीन यूविका इनिशिएटिव। कौन सी यूविका इनिशिएटिव? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द नासा टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द स्पेस है। ओनली 9th कंप्लीटेड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। देखो पहला कोई नहीं, देखो यूवी का नाम से ही पता चल रहा है ये किसी लड़की के लिए, मतलब कि हमने गवर्नमेंट ने कोई मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ किया है, तो ये नासा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ओनली 9th कंप्लीटेड स्टूडेंट्स आर, ये बात सही है। तो हम पढ़ लेते हैं एक्चुअली यूवी का इनिशिएटिव है क्या। तो इसरो ने लॉन्च किया है एक स्पेशल प्रोग्राम। किसने? इसरो ने किया है स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जिसे हम बोलते हैं यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम मतलब कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम फ्रॉम दिस ईयर इन ट्यून फ्रॉम द गवर्नमेंट विजन जय विज्ञान जय अनुसंधान। और दोज हु हैव जस्ट कंप्लीटेड द 9th स्टैंडर्ड इन द अकेडमिक ईयर एंड वेटेड टू ज्वाइन 10th स्टैंडर्ड विल बी एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसरो ने क्या करा है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जैसे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम बोल रहे हैं, और उसमें एलिजिबल कौन है, जिन्होंने अभी 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है और 10th स्टैंडर्ड में ज्वाइन होने वाले हैं, वो एलिजिबल है इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड ओनली अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट टू लाइफ इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल देखो पहली बात बिल्कुल सही है कि सिटीजन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे इन्फोर्समेंट के लिए। बाकी देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, आर्टिकल 32 उसे हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो BR अम्बेडकर ने बोलता है, लेकिन वैसे प्रियम्बल को बोलते हैं, इसको बोलता है हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ अगेंस्ट एक्शन, इवन अगर आपकी किसी नॉर्मल सिटीजन ने भी अगर आपका वो फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है तो वो भी आपका गारंटेड है। तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशन। इट इनेबल्स इंडियन सिटीजन टू एक्सरसाइज द पावर एंड द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू देयर freely elected representative. It ensures that the government is accessible and responsive to the citizen. It promotes the value of tolerance, cooperation and the justice. तो भाई यही बताया है कि क्या इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक हमने जो पॉलिटी अपनाई है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो भाई देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको सिंपल अपना स्टेटमेंट्स को देखना है कि हाँ सब सही कह रही है या नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे एक सेकेंड। With reference to the National Human Rights Commission, consider the following statement. NHRC is appointed by the President and include retired judges, officers and the eminent judges. एक second. It can inquire into any case and even punish the accused. It deals only with the cases of the violation of the fundamental. भाई देखो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि पनिश, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर होते हैं, पनिश नहीं कर सकती, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी देखो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में नहीं हुआ यार, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसलिए किस लिए है, ठीक है। ये क्या कहीं भी जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो उन सब केसेस को डील करती है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि जो NHRC है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसके अंदर रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और एमिनेंट जजेस, सिटीजन्स इंक्लूड होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द राइट, बाकी क्या है सारी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। According to the Indian Constitution, that is the Article 15, there should be no discrimination in access to public places only on which of the following ground: religion, race, caste, sex, floor, place of birth। तो आपको पता ही होगा यार आर्टिकल 15 में, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी आर्टिकल 15।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज अवेलेबल अंडर द फंडामेंटल राइट्स टू एन इंडियन सिटीजन? फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, freedom to participate in armed revolution, freedom to start a violent movement to change the government, freedom to strike and call for बंदे को ऐसा आप आर्म रिवोल्यूशन में कभी नहीं गा सकते, ना आप कोई वायलेंस कर सकते, ना आप कहीं भी स्ट्राइक कर सकते, ठीक है, वो अलग बात है। इंडिया में तो हर बंदा कोई स्ट्राइक करता रहता है। देखो हाँ, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप देख लो सोशल मीडिया पे हर बंदा कोई बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हम फ्रीडम है हमें, तभी तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ओनली फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Consider the following countries. It is a landlocked country. It touches the Red Sea in the west and the Persian Gulf in the east. The Abha International Airport, it is located in the country. Which of the foregiven above statement is the correct with reference to the Saudi Arab? देखो जो सऊदी अरब क्या है, वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। देखो लैंडलॉक कंट्री किसे बोलते हैं? जो चारों तरफ से लैंड से क्या हो, मतलब कि घूमी हो, मतलब कि उसके आसपास कोई भी सी नहीं हो, मतलब कि ये अगर कंट्री है तो इसके चारों तरफ क्या है, लैंड ही लैंड हो, कोई सी ना हो। जैसे अपना इंडिया है तो यहाँ पे अपना अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि इंडियन ओशन है, तो हमारी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये बताया सऊदी अरब लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है कि हाँ, पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो अगर मेरे पास मैप होता ना, मैं आपको मैप से दिखा देती तो आपको पता चल जाता है कि ये वेस्ट से रेड सी है, इसके रेड सी यहाँ पे है और पर्शियन गल्फ इधर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द PIL कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने अभी भी करी है। PIL इनेबल एनी पर्सन ऑफ द पब्लिक एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन, बिल्कुल सही। अ रिटन नोट टू द जजेस इवन ऑन द पोस्ट कार्ड कैन बी एक्सेप्टेड एज द PIL। देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। PIL को कोई दूसरा बंदा भी भेज सकता है एग्रीड पर्सन के अलावा, और दूसरी बात ये है कि हाँ, आप पोस्ट कार्ड के थ्रू उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स: राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू वोट, राइट टू हेल्दी एंड द सेफ वर्किंग राइट। विच ऑफ द गिवन अबव आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? ठीक है, देखो राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, आर्टिकल 308। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना, सेकंड तो नहीं है, ठीक है। राइट टू वोट भी हमारा कहीं नहीं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट ओनली। देखो ओनली आ गया तो वो गलत हो गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर इनकरेक्ट बताएं। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या सिर्फ अगेंस्ट एक्शन ऑफ स्टेट से आपको प्रोटेक्ट करते नहीं, किसी और अगर मतलब कोई आपका कॉमन मैन आपके साथ कुछ भी करेगा क्या आपको उसका नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट के गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सी है? सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ बाइकैमेरल सेटअप, बिल्कुल सही है। राज्यसभा लोकसभा दो है हमारे पास। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, बिल्कुल बात सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज 545 एंड 245 रिस्पेक्टिवली। जो भाई राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो बल्कि गलत है, उधर 250 है, और लोकसभा की 552 है एक्चुअल में देखा जाए, वो अलग बात है, अपनी इतनी भरी हुई है, तो अगर उल्टा होता तो सही है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द फास्ट टैग, तो आपको पता है फास्ट टैग में क्या होता है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: फास्ट टैग इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिकर दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द विंडशील्ड ऑफ द व्हीकल। ये बात तो सही है आपको, आप टोल पेमेंट्स कर पाओगे, ठीक है, प्रीपेड अकाउंट होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ की बात करिए, एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर, प्राइमेसी टू द रूल्स ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तीनों सही है रूल ऑफ द लॉ में, ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, बिल्कुल सही। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, ठीक है। अभी हमने उसमें पढ़ा था कि अगर यहाँ पे क्या होता है, द डिसीजन मेड बाय हाई कोर्ट इज़ मतलब क्या होता है कि क्या सिर्फ हाई कोर्ट के डिसीजन को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अल्टर कर सकता है, तो भाई वो गलत है। दूसरी स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी अल्टर कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इधर तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन तो पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द ऑफेंसेज अंडर द क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन से ऑफेंसेज हैं? थेफ्ट, हरेसिंग अ वुमेन फॉर डाउरी, मर्डर, डाइवोर्स केसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ द लैंड। तो भाई देखो हरेसिंग अ वुमेन फॉर डाउरी भी क्या आता है, हाँ हमारे उसमें आता है, किसमें? क्रिमिनल ऑफेंस आता है, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा देख लो यार,
थेफ्ट बिल्कुल सही, हैरेसिंग अ वुमेन फॉर डाउरी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी मर्डर भी क्या है हमारे किस में है, उसमें है किसमें, क्रिमिनल केस में, ठीक है। बाकी जो लैंड परचेज से प्राप्त, तो वो पहली बात तो वो रेवेन्यू केसेस में आता है, लैंड केसेस का अलग होता है, डाइवोर्स केसेस सिविल केसेस में आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वहाँ वो क्रिमिनल केस में होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल केस में आता है। तो फर्स्ट 3 आर द राइट आंसर। Which of the following fundamental rights are guaranteed to the arrested person under Article 22 of the Indian Constitution? Article 22 पता ही है आपको, डिटेंशन है इसमें। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, बिल्कुल पता है, आपको बताना पड़ेगा यार अरेस्ट के वक्त कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। राइट टू प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल सही। राइट ऑफ अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ओवर एज एंड द वुमेन दैट दे कैन नॉट बी समन टू द पुलिस स्टेशन, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है हमारा, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड द वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर द क्वेश्चनिंग, ठीक है। उनसे मतलब कि उन्हें आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते अगर आपने कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। ये अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 160 के अंडर है, ठीक है। तो बस यही बात है। 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली अबाउट द कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट आपको पता ही है, मिली जुली सरकार। तो देख लो यार, एन एलियंस फॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन वेयर नो पार्टी हैज़ फॉर्म्ड अ क्लियर मेजॉरिटी, तो ये डी ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप देख लो, वैसे उसमें कुछ नहीं है, ये आपको नॉर्मल कॉमन सेंस भी होगी तो आपको पता होगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रखता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्ट्स, ये रिलीज़ करता है, ठीक है। तो गाइज मैं इसमें आपको ये बोलूँगी, एक और आप मतलब कि पेज लगाओ एक अलग से, उसमें आप ये रिपोर्ट्स लिखते रहो कि कौन सा रिपोर्ट ने क्या पब्लिश किया, ठीक है। और अगर उसके बाद ये भी लगा सको कि क्या क्या पब्लिश किया तो भी बहुत बढ़िया है। जैसे इसकी फाइंडिंग यही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर जो 2019 में जो इन्होंने, उसने बोला कि इंडिया क्या करेगा, 2027 में ओवरटेक कर देगा चाइना की पॉपुलेशन को, ठीक है। और जो ग्लोबल पॉपुलेशन हो जाएगी वो 2050 तक 2 बिलियन और बढ़ जाएगी, जो अभी 7.7 बिलियन है वो 2050 तक 9.7 बिलियन है। तो आप एक फाइंडिंग्स भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या करो, वो लगाओ, इसमें आप लिखो रिपोर्ट, इसमें लिखो पब्लिकेशन और फाइंडिंग्स, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आपको एंड में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एन ऑर्डिनरी बिल। इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, बिल्कुल सही, आप कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड। एन ऑर्डिनरी बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा टू बिकम लॉ, बिल्कुल सही। अगर यार आपको कोई लॉ बनाना है तो आपको दोनों हाउसेस से क्या है, उसका मतलब कि वो चाहिए, मंजूरी चाहिए। बिल आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउस रिक्वायर्ड एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट टू बिकम, बिल्कुल सही है। दोनों हाउस के पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। द बिल इज पास टू द राज्यसभा आफ्टर स्पीकर सर्टिफाइज इट एन ऑर्डिनरी, नो, ऐसा कोई है ही नहीं। देखो, पहली बात, जो स्पीकर सिर्फ सर्टिफाई उन बिल्स को करता है जैसे जो मनी बिल हो, ठीक है। तो और उसमें राज्यसभा की इतनी वो भी नहीं होती, उसमें बस राज्यसभा को हमेशा पास करके देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सेकंड डी, तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, डी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच सेक्युलर स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, टू एंश्योर दैट द वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है। टू एंश्योर दैट द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही। देखो, हम सेकुलर है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करे, डोमिनेट करे। टू एंश्योर दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम, बिल्कुल सही। मतलब अगर दो कम्युनिटी सेम है तो उसके मेंबर्स भी नहीं एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहिए भी। यार तुम बोलो कि नहीं मेरा भगवान बड़ा तुम्हारा भगवान छोटा, मतलब कि नहीं भी कृष्ण जी आगे हैं, हनुमान जी वो हैं, ऐसे नहीं करना ना, ये भी गलत है। टू एंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। एनफोर्स तो कर ही नहीं सकता, सेकुलर करेक्टर है। टू एंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि आर्टिकल 25 आपको पता है कि हमारा राइट है टू प्रोफेस प्रोपेगेट एनी रिलीजन, तो स्टेट को ऐसा कोई नहीं करना कि जिससे हमारी रिलीजियस फ्रीडम चली जाए। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया, ये बात चल रही है, एनीमिया की बात चल रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया इन विच द रेड ब्लड सेल्स आर नॉट एबल टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, दिस कंडीशन लेड टू अ shortened red blood cell survival and subsequent anemia, often called the sickle cell anemia. This led to the chronic acute pain syndrome, several bacterial infection and the necrosis tissue death. अब बस बताना है कि कौन से टाइप ऑफ एनीमिया, देखो अपलास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, एक सेकेंड,
सिकल सेल एनीमिया, बोन मैरो एनीमिया। तो देखो 4 तरह की एनीमिया है, तो इसमें जो इन्होंने कंडीशन बताई है उसके हिसाब से ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो वर्ल्ड सिकल डे बनाया जाता है 19 जून 2019 को, मतलब 19 जून को बनाया जाता है हर साल। ठीक है, इसमें यही है कि आप पब्लिक अवेयरनेस करते हो। तो सिकल सेल एनीमिया के देख लो, सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड फॉर्म होता है, मतलब ठीक है इनहेरिटेड होता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, जब आपको जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, और वो ऑक्सीजन क्या होता है, सिकल सेल में क्या होता है, जैसे आपके अगर रेड ब्लड सेल बिल्कुल सही हैं, ऐसे हैं, लेकिन ये होते हैं, ये जो सेल्स हैं ना, ये अपनी पोजीशन ये ऐसे चेंज कर लेते हैं अपनी जो शेप है। इस वजह से ना जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है ना, वो अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसी वजह से ये होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, बाकी आप PDF मेरे से ले लेना, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, ही कैन अप्रोच द हायर कोर्ट। दिस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यार ऑफ कोर्स यार, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी बात जो लोअर कोर्ट ने नहीं अच्छे से सुनी या डिसीजन अच्छे से नहीं दिया, अब क्या करो, आप दूसरी कोर्ट पे अपील कर रहे हो ना, दैट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि वो उसी कोर्ट में ही स्टार्ट हुआ है मामला। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि अगर आप कोई बस एडवाइस दे रहे हो, जैसे प्रेसिडेंट लेते हैं अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, तो सिर्फ अपीलेट जुरिस्डिक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। With reference to the International Covenant on the Civil and the Political Rights, consider the following statement. Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law. Both India and China have ratified International Covenant on the Civil and Political Rights. देखो पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सबके पास राइट है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइजेशन कर सके एज अ पर्सन बिफोर लॉ। देखो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आपको गिल्टी नहीं प्रूव कर सकते ना, तब तक आपको ये नहीं बोल सकते कि आपने वो क्राइम किया है। ठीक है, तो पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया है, चाइना इसका सिर्फ सिग्नेटरी है, लेकिन उसने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। ठीक है, तो अगर चलते विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई कोर्ट सबसे पहले स्टेब्लिश 3 प्रेसिडेंस में थी, आपको पता ही होगा, कैलकाटा, बॉम्बे एंड द मद्रास 1862 में। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया 28 नो 24 हैं, तो ये यहीं पे गलत हो गया, तो ओनली 1 इज़ द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, which among the following comes under the ambit of the right to life mentioned in Article 21 of the Indian Constitution? राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू हेल्थ एनवायरमेंट। भाई सभी कुछ आर्टिकल 21 में है, आपकी राइट टू लाइफ के लिए जो जो जरूरी है सब है। ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। Which among the following are the evidences of the free trial in the court? To give a copy of the charge sheet on and all the other evidences to be the accused. The trial should be held in an open court in public view. The trial to be held in presence of the accused. ठीक है, तो फ्री ट्रायल में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कि एविडेंस क्या होता है फ्री ट्रायल का। ठीक है, एक सेकेंड, आप नहीं तो देखो पढ़ भी सकते हो, इसमें वही सब सेम यही बताया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस इन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की बात हो रही है। इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल द ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग द फैमिली एंटरप्राइज। देखो आपको ना इसमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इवन की फैमिली एंटरप्राइज में भी काम नहीं कर सकते। इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोसेंट दैट इज 14 to 18 ईयर्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये नहीं कि 14 साल से ऊपर को परमिशन है तो आप उसको कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में हजार्डस में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वायलेट करते हो तो आपको 6 मंथ से लेकर 2 साल की जेल हो सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन बंदर इज़ अ कोड नेम फॉर द इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक ऑन द टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इन द बालाकोट पाकिस्तान। देखो ये आपको भी नहीं पता होगा। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। दूसरी बात ये है कि देखो जब याद करो, जब एयर स्ट्राइक अभी हमने करी थी फरवरी में, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, ऑपरेशन बंदर। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी द डिफेंडेड बाय लॉयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। येस, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड वन। बिल्कुल सही है। ये हम तभी तो ये लेके आए थे ये DPSP में। ठीक है, जो नालसा है, नालसा एक्ट है, उसमें यही तो है ताकि जो लोग, जो गरीब बंदा है जो लोअर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो क्या कर सके, वो ले सके। ठीक है, और हाँ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 में कि आप लोअर ले सकते हो। तो बोथ 1 and 2 आर द
राइट स्टेटमेंट। The Constitution provides safeguard to which of the following categories of the minorities as part of our fundamental rights। तो भाई देखो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को करता है, कल्चरल माइनॉरिटीज़ का कहीं भी मेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Consider the following statement: the practice of untouchability has been abolished under the Article 17 of the Indian Constitution। बिल्कुल सही। Punishment for the offence of the untouchability is mentioned in the Article 17 of the Indian Constitution। No, देखो हाँ आर्टिकल 17 में ये जरूर मेंशन है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है वो इसमें नहीं है, ठीक है। जो इसकी अनटचेबिलिटी पनिशेबल कमाइल है, क्राइम है, एज इलेक्टेड बाय लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसे कोई भी एक्सप्लिसिटली मतलब कि एक्सक्लूसिवली उसकी पनिशमेंट्स के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। वो अलग से जैसे ये कोड्स होते हैं IPC कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, उनमें लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इट सीक्स टू पनिश दोज हु फोर्स अ मेंबर ऑफ द SC/ST टू ड्रिंक और ईट any inedible substances। It seeks to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land owned by and allocated to a member of SC or ST। It seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to। देखो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप फोर्सफुली किसी मेंबर SC/ST को कुछ भी बोल रहे हो कि आप कुछ भी खाओ, ये गलत है ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब कि तो ये सॉरी क्या ये गलत गलत है जो ये कर रहे हैं। तो वैसे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हाँ पनिश आप कर सकते हो अगर आप किसी भी SC/ST के लैंड को रॉन्गफुली क्या कर रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो। पेनलाइज करते हैं कि अगर आप किसी भी मतलब कि फोर्स यूज़ कर रहे हो उन एंड बून में बिलोंगिंग टू एसेट। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इक्वालिटी अमंग द पीपल। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। No person can be discriminated against on the basis of the religion, race, caste, place of birth or gender। Every person has access to all the public places including the playground, hotels, shops and market। Abolition of untouchability। तो भाई ये सारे के सारे हमारे इक्वालिटी के पार्ट हैं, तो ये चारों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है गाइस। देखो ये आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 15 है, ठीक है। और ये आर्टिकल हमारा 17 हो गया, ठीक है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस, तो ये भी क्या है, राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक है। फ्रीडम नहीं, फ्रीडम तो नहीं आएगा, सॉरी। आगे बताइए। यूनिवर्सल आइडेंटिफायर इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21, आर्टिकल 324, आर्टिकल 322। देखो आर्टिकल 324 में क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गलत है भाई, ठीक है। आर्टिकल 326 बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल आइडेंटिफायर कौन में आर्टिकल 326 में मेंशन हो रखा है। देखो आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज अकॉर्डिंग टू विच एवरी अडल्ट सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज और वोट इन ऑल द स्टेट इलेक्शन अनलेस दैट सिटीजन इज कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन। मतलब बस उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए या फिर अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसको अलाउड है कि वो वोट कर सके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एनलिस्टेड अंडर DPSP। DPSP के अंडर क्या एनलिस्ट नहीं है। स्टेट शैल एंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल सही। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, बिल्कुल सही। आर्टिकल 39। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटर, बिल्कुल सही। आर्टिकल 40 है, पता नहीं 41 है इसमें, ठीक है। प्रोमोटिंग हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। देखो ये ना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, DPSP में नहीं आता, तो इस वजह से ये डी स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती तो ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, यूटीज विद लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल सही। 4 यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो इसके एक्स ऑफिसर मेंबर, बिल्कुल सही। जो 3 यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो स्पेशल इन्वाइट होते हैं। कोई तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नीति आयोग की जो भी पूरी जो कंपोजिशन है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पीपल, देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको नाम से पता चल रहा है, हमने कल भी इसके जैसा क्वेश्चन किया था कि हाँ पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं थ्रू इलेक्शन प्रोसेस एंड डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, डायरेक्टली तो हम लॉ नहीं बना सकते ना, इतने सारे लोग, मतलब कि 130 करोड़ लोग जाके लॉ बनाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने क्या करा, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव क्या किया, चूज़ किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा डायरेक्टली नहीं होते। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वैसे तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करिए तो इसके अंदर ये सब नहीं आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, बिल्कुल बात सही है। और हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क्स है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्राम सभा इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द पंचायत। बिल्कुल सही, मैंने आपको कल भी बताया था। ग्राम सभा में कौन से होते हैं, जो 18+ होते हैं और जो वोटर में मतलब क्या इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हो। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आर दोज हु आर 21 ईयर ओल्ड और मोर एंड हु इज द नहीं 18 ईयर्स ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी ना। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। नहीं ठीक है, तो 98 चलते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश इन द स्टेट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ तो भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो स्टेट में एस्टेब्लिश हुई थी वो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से हुई थी, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, दे आर एस्टेब्लिश इन द स्टेट बाय द एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। विद रेफरेंस टू द सिविल राइट मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिविल राइट मूवमेंट, ये मूवमेंट था जो कि साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था 1950s में। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने डिमांड की थी इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी यार, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सी है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है। पर ठीक है, बिल्कुल अफ्रीकन अमेरिकन ने ये बोला था कि हम इक्वल राइट देगा चाहिए। ठीक है, तो जो ये सिविल राइट मूवमेंट था वो USA में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, USA। ठीक है, तो इनकरेक्ट होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। If the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health, it is mentioned in which of the part of the constitution। देखो हमारा लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन आर्टिकल 47 है, तो आर्टिकल 47 हमारा किस में है, ये हमारा DPSP में है। ठीक है, तो ये हमारा DPSP में कवर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल टू द प्रीएम्बल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो ये 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हाँ, अगर आपको मेरे में कोई कमी लगी हो तो यार आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय।